हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके पहले के वीडियो में आपको श्लेष अलंकार समझा रही थी, जो कि अभी बोर्ड पर पड़ा हुआ है। तो उसके दो उदाहरण मैंने आपको समझा दिए थे। एक छोटा सा और उदाहरण देकर उसको रिवाइज कराती हूँ कि श्लेष शब्द का जो मतलब होता है कि एक ही शब्द के प्रयोग से कई अर्थ चिपके पड़े हों। जिसमें मैंने आपको पानी गए न उबरे मोती मानस चूर और सुवर्ण को खोजत है कवि व्यभिचारी चोर बताया। एक छोटा सा उदाहरण देके इसको रिवाइज करा देती हूँ, फिर मैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार पढ़ाऊंगी। तो एक छोटा सा उदाहरण और देती हूँ। मेरे मानस के मोती, मेरे मानस के मोती। मानस और मोती में तो आपका अनुप्रास अलंकार है ही है। देखिए यहाँ मानस शब्द का दो अर्थ है, मन और मानसरोवर। तो यहाँ पर भी जो है वो आपका श्लेष अलंकार है। बस आपको याद क्या करना है, श्लेष और यमक में अंतर, कि उसके एक शब्द का प्रयोग कई बार होता है, इसमें एक ही बार होता है, अर्थ दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको पुनरुक्त प्रकाश अलंकार पढ़ाती हूँ। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को देखिए, ज्ञान बढ़ाइए। देखिए ज्ञान बांटिए भी। तो आप ज्ञान बांटिए कहने का मतलब कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो उससे क्या होगा कि औरों को फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा, आपको भी होगा, सबको होगा। तो चौथा है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अब मैं पुनरुक्त शब्द आपको पहले समझाती हूँ। पुनरुक्त शब्द का मतलब होता है जहां कहीं भी भाव को स्पष्ट करने के लिए या अपनी कही बात को बहुत जोर दे करके किसी चीज को समझाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो एक शब्द को दो बार रिपीट करके बोलते हैं। दो बार बोलते हैं, दो बार बोलने जैसे हम कहें कि चलते चलते मैं थक गई। अब मुझे ये कहना है कि कंटिन्यूअस चलते हुए मैं थक गई, तो मैंने शब्द का प्रयोग किया चलते चलते। अब ये चलते चलते जो शब्द है वो आपका पुनरुक्त शब्द है। ठीक ऐसे ही जैसे पुनरुक्त शब्द है, जब ऐसे ही काव्य में किसी शब्द को, किसी भी शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग कर दें, लेकिन अर्थ के लिए नहीं, भाव के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक शब्द को दो बार प्रयोग कर दें, तो वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखती हूं। काव्य में जहां भाव पर बल देने के लिए शब्द को दो बार कहा जाए तो वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। जैसे धीरे धीरे बहती नदियां, बहती नदियां। अब यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि धीरे, धीमी गति से, गति को दिखाने के लिए हमने शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार कर दिया। ना अर्थ में अंतर है, न किसी चीज में। ये पुनरुक्त शब्द है जिसको कविता में प्रयोग करने के कारण ही इसे हम पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कह रहे हैं। तो दूसरा हुआ खड़खड़ करताल बजा, खड़खड़ करताल बजा, खड़खड़ करताल बजा, नाच रही विशुद्ध हवा, नाच रही विशुद्ध हवा।
तरु तरु की ध्वजा उठी, तरु तरु की यानी पेड़ पेड़ की, हर एक पेड़ की तरु तरु की ध्वजा उठी, तरु तरु की ध्वजा उठी, जय जय का, जय जय का है, जय जय का है ना अंत, का है ना अंत। तो यहाँ पर जय जय और तरु तरु ये आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। फेरी फेरी झूमी झूमी, वर्षा की ऋतु की ऋतु आई फेरी। ये झूम झूम जो है इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अब देखिए पुनरुक्त शब्द अगर आपको आता है, अगर आपको पुनरुक्त शब्द समझ में आ गया तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में कुछ भी नहीं है। किसी भी बात को कहते समय जब कभी हम शब्द को दोबारा चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, खा खा कर, मैंने तबीयत खराब की, आप बोलकर उसको सीखिए। वैसा ही शब्द यदि काव्य में प्रयोग हो जाएगा तो वहां पर वो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। बस इतना समझिए, जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को पुनरुक्त शब्द समझ में आता होगा उसको पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका शब्द अलंकार का चारों मैंने बता दिया। अब आती हूँ जब अर्थालंकार पर। अब अर्थालंकार क्या है, इसको मैं रब करूंगी, इसको मिटा के फिर अर्थालंकार पे आती हूँ। अर्थालंकार क्या है, जहां कहीं भी अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, जहां कहीं अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद, पहला क्या है इसका, उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा अन्योक्ति। इस पांचों के बाद छठवां मानवीकरण, ये भी मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि आजकल की कविताओं में मानवीकरण का प्रयोग बहुत होता है, या छायावादी कविताएं होती हैं उसमें भी मानवीकरण का प्रयोग होता है, जहां हम हर चीज को मनुष्य मान लेते हैं। फिलहाल मैं इसको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको रूपक बताऊंगी, उपमा बताऊंगी। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आज मैं सिर्फ समझाऊंगी और कल के वीडियो में इसको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा समझाने के लिए मुझे आपको 3-4 चीजें समझानी है जो इसमें आती हैं। उपमा में आपको अर्थ के अनुसार बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, उपमेय आपको जानना चाहिए, उपमान जानना चाहिए, साधारण धर्म और वाचक, साधारण धर्म और वाचक। अब आपको उपमा अलंकार समझने के लिए, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा समझने के लिए आपको इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ये चीजें क्या है, एक है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है, उपमेय है जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म क्या है,
जिस प्रक्रिया के माध्यम से तुलना की जाए। वाचक क्या है? उन शब्दांशों, उन शब्दों का प्रयोग जिन्हें तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये चार चीजें आपको, जिसको कि उपमा अलंकार के अंग कह सकते हैं आप इसको, तो ये चार चीजें आपको अच्छी तरीके से जाननी चाहिए, क्योंकि ये चार चीजें अगर आपको अच्छे से आती होंगी तभी आप उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को समझ पाएंगे, क्योंकि इन तीनों ही अलंकारों में उपमेय उपमान का होना अनिवार्य है। उपमेय और उपमान की सिचुएशन, स्थितियां अलग अलग कंडीशन में होती हैं, अलग अलग तरह से होती हैं, जिसके कारण एक बार वो उपमा बनता है, फिर वो रूपक बनता है, फिर उत्प्रेक्षा बनता है। तो इन तीनों ही चीजों को आपको जानने के पहले सबसे पहले ये जानना है कि उपमेय, उपमान, उदाहरण और वाचक क्या है। तो उपमेय कहते हैं जिस चीज से तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। अगर मेरी तुलना चंद्रमा से की जा रही तो मैं क्या हूं? यहाँ पर उपमेय हूं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा से की जा रही, चंद्रमा उपमान है। अगर मेरी किसी गति को दिखा करके तुलना की जा रही तो मेरी वो गति जो है वो मेरा साधारण धर्म है। और जो शब्द प्रयोग करेंगे हमारे और उसके बीच के तुलना के लिए, वो हमारा वाचक हो जाएगा। तो वाचक शब्दों का प्रयोग उपमा अलंकार में होता है। तो इसको मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप इन चारों चीज़ों को भली प्रकार समझ लीजिए, क्योंकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को मैं एक साथ समझाऊंगी, फिर अलग अलग लिखवाऊंगी आपको। तो इन तीनों चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक नहीं कर सकते। कहीं आप रस्सी को कहिए कि रस्सी सांप के समान लग रही थी, दोबारा कहिए रस्सी नहीं सांप है, रस्सी नहीं सांप है। तीसरा कहिए मानो रस्सी सांप की तरह लग रही है। तो यहाँ पर मैंने तीन सिचुएशन बना दी। एक जगह कहा कि रस्सी सांप के समान लग रही थी, समान शब्द का प्रयोग किया, ये उपमा हो गया। जहाँ मैंने कहा रस्सी नहीं सांप है, वहाँ मैंने रस्सी को मान्यता नहीं दी है, ये माना कि सांप ही है, ये रूपक हो गया। और जहाँ हम ये कहें मानो रस्सी सांप की तरह लग रही है, तो यहाँ जो मेरी संभावना है मानो, ये उत्प्रेक्षा है। तो ये तीनों चीज़ों को जानने के लिए आपको यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जानना जरूरी है। जब ये तीनों चीज़ों को भली प्रकार आप समझ लेंगे तभी आपको तीनों अलंकार भी जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो आप इस तीनों चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों नोट हो जाएगा, आपके पास रहेगा। तब मैं जब उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को एक साथ पढ़ाऊंगी तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें भली प्रकार जान के रखिए। आज के लिए इतना ही छोड़िए। उदाहरण मैं दे के आपको इसी के आगे से समझाऊंगी। तो वीडियो में एक दूसरे से कनेक्ट वीडियो हैं, तो प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा तो आधा हिस्सा समझ में आएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप मेरे साथ बने रहते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत भी देखिए और अपने लोगों को भी फ़ायदा दीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करके मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।